हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस के क्या लक्ष्य होते हैं, डीबीएमएस की एप्लीकेशंस मतलब डीबीएमएस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, डीबीएमएस के कंपोनेंट्स मतलब डीबीएमएस के घटक कौन से होते हैं, डीबीएमएस के लाभ क्या है और डीबीएमएस की हानियां क्या है, मतलब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको डीबीएमएस पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको डीबीएमएस से संबंधित इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे डेटा, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, फील्ड, रिकॉर्ड, इन सब के बारे में बताऊंगा। जैसे पहले बात करता हूँ डेटा की। स्टूडेंट, डेटा क्या होगा? डेटा मतलब कोई भी कच्चा आंकड़ा, कोई भी अनप्रोसेस्ड थिंग जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, वो आपकी कहलाएगी डेटा। अब डेटा आपका किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। वो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो आपका वीडियो क्लिप हो सकता है, वो कोई इमेज हो सकती है, या आपका कोई भी अन्य प्रकार का डेटा हो सकता है। जैसे कि आपका नाम आपका एक डेटा है, आपकी उम्र आपका एक डेटा है, ऊंचाई, वजन, मोबाइल नंबर आदि, ये सब चीजें क्या है? एक डेटा है। जब तक कोई भी डेटा हमारा सिस्टम में पड़ा है, जब तक वो अनप्रोसेस्ड है, जब तक वो हमारा क्या कहलाएगा? डेटा। अब जब स्टूडेंट डेटा हमारा जब प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, मतलब जब डेटा से हमारी कोई अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल जानकारी प्राप्त होती है, तब वो कहलाती है हमारी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होगी हमारी? इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। हमारे काम की क्या होती है? हमारे काम की हमेशा इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है। तो इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? प्रोसेस्ड डेटा या कोई मीनिंगफुल डेटा, मतलब अर्थपूर्ण जानकारी जब हमको प्राप्त होती है, तब वो हमको कहलाती है इंफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट, इसी सूचना और या फिर डेटा का कलेक्शन में कहूँ तो वो होता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस क्या कहलाएगा? डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का समूह होता है, जिसे इस प्रकार ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे कि इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेस की जा सके, मैनेज की जा सके और उसको अपडेट की जा सके। तो स्टूडेंट, डेटाबेस क्या होगा? डेटाबेस एक सूचना का समूह होगा जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखते हैं जिससे हम आसानी से सूचना को प्राप्त कर सकें, उसको अपडेट कर सकें, उसका मैनेजमेंट कर सकें। डेटाबेस से हम क्विकली और आसानी से इच्छित डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। जब स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन व्यवस्थित रूप से स्टोर रहेगी, हम बहुत ही आसानी से डेटाबेस में से डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं, हमारे घर के अंदर भी अगर हमारा सामान सारा बिखरा हुआ है तो हमको सामान ढूंढने में काफी परेशानी होती है। लेकिन अगर सब कुछ मैनेज है, सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, तो हमको सामान ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती। उसी प्रकार डेटाबेस के अंदर अगर डेटा को हमने बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा है, जैसा कि हम रखते हैं डेटाबेस के अंदर, तो हम वहां से बहुत ही आसानी से डेटाबेस में से डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, डेटाबेस के अंदर तीन चीजों के द्वारा डेटाबेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला होता है फील्ड, फिर होता है रिकॉर्ड, फिर होता है फाइल्स। जैसे कि हमारे घर में होती है अलमारी होती है, अलमारी में क्या सेल्फ बनी होती है, सेल्फ में अपने क्या रखते हैं? अपना जो सामान वगैरह रखते हैं। उसी प्रकार डेटाबेस के अंदर क्या होता है? डेटाबेस में तीन चीजें सबसे जरूरी होती है, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और फाइल। फील्ड क्या होगा? फील्ड एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि एग्जांपल दूं आपको कि आपकी अलमारी में आपके कपड़े रखे हैं, आपके कपड़े क्या है? फील्ड। और उन सभी कपड़ों का कलेक्शन क्या बन जाएगा? रिकॉर्ड। और आपकी अलमारी क्या हो जाएगी? एक फाइल। तो फील्ड क्या हो गया? फील्ड हो गया एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपका एक शर्ट, तो आपका शर्ट क्या हो गया? एक फील्ड हो गया। ठीक है। अब कई सारे शर्ट है आपकी, जैसे कुछ सारे कपड़े हैं, आपकी मम्मी के कपड़े हैं, आपके फादर के कपड़े हैं, सिस्टर के कपड़े हैं, तो सब मिलकर क्या बनाएंगे? एक रिकॉर्ड। और वो पूरी अलमारी क्या कहलाएगी? हमारी एक फाइल। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फील्ड्स मतलब एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर मैं किसी टेबल की बात करूं, उस टेबल के अंदर आपका नाम क्या है? आपका नाम एक फील्ड हो गया। अब आपके नाम के साथ में आपका फादर का नाम, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, आपकी मार्क्स, आपकी क्लास, तो ये सब चीजें क्या होगी? आपका एक रिकॉर्ड हो गया। उसी प्रकार कई सारे स्टूडेंट, तो उन सबका रिकॉर्ड हो गया। और उन सबकी पूरी की पूरी एक टेबल, वो हमारी क्या जाएगी? एक फाइल, जिसके अंदर उन सभी स्टूडेंट्स का क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। तो फील्ड होगी एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड हो गया एक कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड्स, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड्स, उस फील्ड्स का पूरा कंप्लीट सेट कहलाएगा हमारा रिकॉर्ड। और फील्ड जो है वो है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का कलेक्शन क्या कहलाएगा? हमारा फाइल। वो जाएगी हमारी फाइल। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी की अगर बात करता हूँ, तो डिक्शनरी एक डेटाबेस के अनुरूप ही है, जो एक फाइल की तरह। डिक्शनरी क्या होगी? एक फाइल की तरह होगी, जिसमें रिकॉर्ड की सूची शामिल फील्ड्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं, और रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होंगे? फील्ड। तो डिक्शनरी के एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। डिक्शनरी क्या होती है? हमारी एक डेटाबेस का ही एग्जाम्पल है, जो फाइल की तरह काम कर रही है और जिसके अंदर रिकॉर्ड और फील्ड होते हैं। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है।
डीबीएमएस का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जैसे कि आपको बताया। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को हैंडल करने के काम आता है। अब डीबीएमएस क्या होता है? कई सारे डेटाबेस एक तो होता नहीं है, डेटाबेस कई सारे होते हैं। तो उन सभी डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हम डीबीएमएस का उपयोग करते हैं। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग डेटाबेस को बनाने के लिए, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। डीबीएमएस अपने यूजर्स को व्यवस्थित तरीके से डेटा को क्रिएट करने, रिट्राइव करने, मतलब डेटा से इंफॉर्मेशन डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, अपडेट करने के लिए और मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। तो डीबीएमएस क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग हम डेटाबेस बनाने के लिए तथा डेटाबेस को मैनेज करने के लिए करते हैं, जिससे आसानी से यूजर्स डेटा को व्यवस्थित तरीके से क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट और मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। ये सारा काम किसका होता है? डीबीएमएस का। अब स्टूडेंट, डीबीएमएस के लक्ष्य की अगर बात करूं तो डीबीएमएस के क्या क्या लक्ष्य होंगे? पहला, कि किसी बड़े डेटाबेस को आसानी से हैंडल करने के लिए यूजर को विश्वसनीय तथा एफिशिएंट मेथड उपलब्ध करवाना। स्टूडेंट, कल हमने फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था अगर फाइल सिस्टम में डेटाबेस हमारा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको बहुत आसानी से हम उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। उसमें कई तरह की रिडंडेंसी आती है, विसंगतियां आती हैं। लेकिन डीबीएमएस जब हम बनाते हैं, हम डेटाबेस बनाते हैं, तो डेटाबेस के अंदर हम बहुत ही एफिशिएंट और रिलायबल तरीके से डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो डेटाबेस है उसको हैंडल करने का काम कौन करता है? हमारा डीबीएमएस। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस मतलब जो डेटाबेस को हैंडल करे। किसी बड़े डेटाबेस को आसानी से हैंडल करने के लिए यूजर को विश्वसनीय तथा एफिशिएंट मेथड उपलब्ध करवाना, इसका काम होता है डीबीएमएस का। तो इसका क्या हो गया? पहला लक्ष्य ये हो गया। अगला लक्ष्य क्या हो जाएगा? डेटाबेस में डेटा को सिस्टमेटिकली स्टोर रखने के लिए, मतलब डेटा को डेटाबेस के अंदर एकदम सिस्टम से स्टोर करना, कि मतलब डेटाबेस में से डेटा हमारा इधर उधर नहीं हो जाए, कुछ डेटा हमारा लॉस्ट नहीं हो जाए, डेटा हमारा मतलब अव्यवस्थित नहीं हो जाए। तो इस तरीके से जो भी काम है ये भी डीबीएमएस से हमारा काम करता है। अब हो जाएगा तीसरा है, डेटाबेस में से डेटा को एफिशिएंटली, कुशलता से और एक्यूरेटली, मतलब एकदम सही तरीके से प्राप्त करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए, जैसे कि डेटा को हमको फिल्टर करना है, जैसे कि हमारे पास में 1000 लोगों का डेटा है। अब 1000 लोगों का डेटा में से हमको 10 लोगों का डेटा चाहिए, तो 1000 में से 10 लोगों का डेटा हमको फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए, उसमें से कोई डेटा अपडेट करने के लिए, जैसे डेटा में कभी चेंजेस हो जाते हैं कि नहीं, कि जैसे आपके अभी 12th क्लास से आप कल को कोई ग्रेजुएशन कोर्स करोगे, आप अपना अपडेट कर लोगे, आपके मार्क्स कई बार अपडेट हो जाते हैं। अपडेट करने के लिए तथा स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस के लिए डीबीएमएस का उपयोग करते हैं। तो ये सब चीजें हो गई जो हमारे क्या होते हैं डीबीएमएस के लक्ष्य। अब कई यूजर्स द्वारा, जैसे कि क्या होता है कि एक डेटाबेस के ऊपर कई यूजर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए, होने वाली विषय से बचने के लिए, जैसे कि ये बात हमने कल फाइल सिस्टम में की थी। अगर आप फाइल सिस्टम का उपयोग करते हैं, जैसे कल हमने सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के ऊपर डेटाबेस का इस्तेमाल किया था, डीबीएमएस का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर हम वहां पर फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो कई सारी विसंगतियां होती है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के अंदर कई सारे यूजर्स एक साथ काम करते हैं, तो कई सारे यूजर्स के एक साथ काम करने के दौरान होने वाली विसंगति से बचने के लिए, होने वाली जो बाधाएं आएंगी, जो कमियां होंगी, अनएक्यूरेटी होगी, उन सबसे बचने के लिए हम डीबीएमएस का उपयोग करते हैं। अब स्टूडेंट, अगला है हमारा डीबीएमएस का एप्लीकेशन, मतलब हम किन किन क्षेत्रों में डीबीएमएस का उपयोग करते हैं। पहला है हमारा बैंकिंग क्षेत्र। स्टूडेंट, बैंकिंग के अंदर आप देखते हो कि हम डीबीएमएस का उपयोग करते हैं। आपके बैंक के अंदर बैंक का एक पूरा का पूरा डेटाबेस स्टोर रहता है, जिसमें उस बैंक से संबंधित जितने भी उसके एम्प्लॉइज हैं, उसके कस्टमर हैं, उन सबकी डिटेल रहती है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, यहाँ पर हम डेटाबेस का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो भी हमारी ट्रेन की जानकारी होती है वो सारी रहती है। हमें किस ट्रेन में टिकट बुक करनी है, किस ट्रेन में सीट है या नहीं, हम ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी, ये सारी डिटेल कहाँ होती है? रेलवे सिस्टम के अंदर होती है। यहाँ पर भी डेटाबेस का उपयोग करते हैं। एयरलाइंस में करते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स में करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं, मिलिट्री में करते हैं। हर जगह, हर एक आजकल डीबीएमएस का उपयोग हर एक क्षेत्र में किया जाता है, जिससे कि हम बहुत ही आसानी से इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर हम डेटाबेस का, डीबीएमएस का उपयोग करते हैं। अगला है डीबीएमएस के कंपोनेंट्स के मुख्य घटक। स्टूडेंट, डीबीएमएस सिस्टम से मुख्य 4 कंपोनेंट होते हैं। अब पहला कंपोनेंट कौन सा जाएगा? हमारा डेटा। सबसे पहले क्या डीबीएमएस में क्या डीबीएमएस क्या करता है? डेटाबेस हैंडल करता है।
डेटाबेस में क्या चाहिए हमको? डेटा। तो सबसे पहली चीज क्या होगी? डेटा। डेटाबेस में स्टोर होने वाला डेटा जो कोई नंबर, कैरेक्टर, डेट या कोई लॉजिकल वैल्यू हो सकता है, वो क्या होगा? हमारे सबसे पहले कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पहले घटक क्या होगा? डेटा। इसके बाद आ जाएगा हम हार्डवेयर के ऊपर। क्यों? क्योंकि डेटा कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसके लिए कोई ना हार्डवेयर तो चाहिए ही हमको। मतलब हम डेटा कहाँ स्टोर करेंगे? तो उसके लिए हमको स्टोरेज यूनिट चाहिए। तो डेटा को एक्सेस करने के लिए हमको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए मतलब। तो हार्डवेयर में क्या देगा? हमारा कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आदि जो कुछ भी है, तो जिसके अंदर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम डेटाबेस बना रहे हैं, डेटा को हैंडल कर रहे हैं, तो हमारे पास जाएगा एक हार्डवेयर। तो दूसरा घटक क्या हो जाएगा? हमारा हार्डवेयर। तीसरा होगा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? जो डेटाबेस के अंदर हम बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा को हैंडल करने के लिए बनाते हैं, वो देंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो डेटाबेस हैंडल करने के लिए डीबीएमएस का कोई सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस हैंडल करने के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग। ये नहीं होगा तो हम कोई काम सिस्टम में नहीं कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जिसके अंदर डीबीएमएस क्रिएट करेंगे वो सॉफ्टवेयर, तो सब इस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे होने चाहिए। अगला है यूजर। अब स्टूडेंट, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूजर। अब यूजर यहाँ पे तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास फुल परमिशन होती है डेटा को मेंटेन करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए। वो कौन होता है? डीबीए, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस को डिजाइन और मेंटेन करने के लिए, तो डेटाबेस को डिजाइन करता है, उसको मेंटेन करता है, सबसे ऊपर का आदमी जो होता है वो होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए होता है। फिर होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो मतलब ऐसे एप्लीकेशन का निर्माण करता है जिससे हम डेटाबेस का उपयोग करते हैं, जो होता है प्रोग्रामर। जैसे कि हम लोग एक प्रोग्रामर है, हम जो काम करते हैं, हम क्या करते हैं? हम एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, हम एप्लीकेशन बनाते हैं। लेकिन जो डेटाबेस का निर्माण करता है वो होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसे एप्लीकेशन का प्रोग्राम का निर्माण करता है जिससे हम डेटाबेस का उपयोग किया जा सके। और लास्ट में होता है एंड यूजर, जो डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता है। जैसे कि हम आईआरसीटीसी का एग्जांपल लें, तो आईआरसीटीसी से हमको टिकट बुक करनी है, तो हम क्या एंड यूजर हैं, जो हम डेटाबेस में से उस ट्रेन की इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड यूजर कौन होगा? जो अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस के माध्यम से डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करता है, इंसर्ट करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है, जैसे परफॉर्म करता है, वो होता है एंड यूजर। ठीक है, तो लास्ट में जब दोनों होता है डेटाबेस को बनाता है, जो एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करता है, डेटाबेस का उपयोग करता है। जो एंड यूजर वो होता है जो डेटाबेस के अंदर से डेटा को इंसर्ट करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है, ऐसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कोई ट्रेन बुक करनी है तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करेंगे, उसमें से हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन अपडेट भी करें, हमको ट्रेन चेंज करनी हो, ट्रेन का टाइम चेंज करना हो, ट्रेन का डेट चेंज करनी हो, या फिर अपने किसी पैसेंजर को डिलीट करना हो, जैसे छोटे बेसिक ऑपरेशन को जो परफॉर्म करता है वो होता है हमारा एंड यूजर। ये होते हैं कुछ डेटाबेस के मेन कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं ये कुछ पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो कौन कौन से होते हैं। एक माई एसक्यूएल, जिसका आपने 11th क्लास में काम कर रखा है। इसके अलावा एसक्यूएल लाइट, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डीबेस, IBM DB2, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, फॉक्स प्रो, मारियाडीबी। ये सब स्टूडेंट डीबीएमएस से कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम बहुत ज्यादा उपयोग, पॉपुलर है जो, जिनका हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। इसमें से माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, ये सब तो आपने भी इसमें काम कर रखा है। तो स्टूडेंट, ये कुछ डीबीएमएस के हमारे फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका उपयोग हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं डीबीएमएस कुछ लाभ, इसको आप ध्यान से समझना। पहला लाभ है हमारा कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी, मतलब डेटा की डुप्लीकेसी को नियंत्रित करना। स्टूडेंट, कल इस बारे में हमने कल भी बात की थी कि फाइल सिस्टम के अंदर रिडंडेंसी बहुत ज्यादा होती थी। फाइल बेस्ड सिस्टम में प्रत्येक एप्लीकेशन प्रोग्राम की अपनी निजी फाइल होती थी, मतलब एक पर्सनल प्राइवेट फाइल होती थी। इस स्थिति में कई स्थानों पर एक ही डेटा की डुप्लीकेट फाइल्स बनाई जाती है। जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था आपका लाइब्रेरी वाली फाइल का, एग्जामिनेशन फाइल का और आपके एडमिशन फाइल का। उसके अंदर स्टूडेंट का नाम, उसकी फादर नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल, उसके एड्रेस, वो सब क्या था? सेम। तो हर एक प्रोग्राम की निजी फाइल होती है। तो डेटाबेस में क्या होता है? डेटाबेस के अंदर हर एक प्रोग्राम की निजी फाइल नहीं होती। हम डेटाबेस के अंदर कोई भी एंट्री एक बार ही करते हैं। तो फाइल बेस्ड सिस्टम में प्रत्येक एप्लीकेशन प्रोग्राम की निजी फाइल होती है। इस स्थिति में कई स्थानों पर एक ही डेटा की डुप्लीकेट फाइल बनाई जाती है। डीबीएम्स में एक संगठन के सभी डेटा को एक डेटाबेस की फाइल में एकीकृत किया जाता है, मतलब कि डेटा डेटाबेस में केवल एक स्थान पर ही दर्ज किया जाता है और इसे दोहराया नहीं जाता है। डीबीएमएस में क्या होगा? डीबीएमएस में डेटाबेस के अंदर हम डेटा को सिर्फ एक ही स्थान पर दर्ज करते हैं और बाद में उसी स्थान से उस डेटा को एक्सेस करते हैं। हम अलग अलग जगह पर एक ही डेटा को बार बार स्टोर नहीं करते हैं, उसको वापस दोहराया नहीं जाता। अगला है शेयरिंग ऑफ डेटा।
डेटा को साझा करना। डीबीएमएस में ऑर्गेनाइजेशन के ऑथराइज्ड यूजर्स मतलब अधिकृत उपयोगकर्ताओं। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट द्वारा, मतलब जो जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन उपयोग कर लेते माना कि शॉपिंग साइट यूज कर लो, तो शॉपिंग साइट के अंदर आप जो भी डेटा को एक्सेस कर रहे हो, आप जिन भी प्रोडक्ट को देख रहे हो, वो सारा डेटा जो डेटा के ऑथराइज्ड यूजर हैं, अधिकृत उपयोग करता है, उनके द्वारा साझा किया गया है। आप उसी डेटा को एक्सेस कर रहे हो। जो डेटा उन्होंने साझा नहीं किया, आप उस डेटा को देख भी नहीं सकते। तो डीबीएमएस में क्या होगा, डीबीएमएस में ऑर्गेनाइजेशन के ऑथराइज्ड यूजर द्वारा डेटा को साझा किया जाता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए, जो डेटा को क्या करता है, नियंत्रित करता है और डेटा को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अधिकार देता है। जैसे कल मैंने बताया था आपको रोल बेस्ड सिक्योरिटी, तो कौन से उपयोगकर्ता को कितना अधिकार देना है, इसका निर्धारण कौन करता है? डीबीए, हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो कई उपयोगकर्ताओं को एक साथ जानकारी के समान टुकड़े तक पहुंचने का अधिकार दिया जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कई उपयोगकर्ताओं को एक साथ जानकारी के समान टुकड़े मतलब एक समान जानकारी को एक्सेस करने का अधिकार दिया जा सकता है। रिमोट यूजर, जो मतलब यूजर बहुत दूर बैठा है, जो अलग अलग एरिया में है, भी समान डेटा को साझा कर सकते हैं। इसी तरह एक ही डेटाबेस के डेटा को अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में साझा किया जाता है। इसे कौन हैंडल करता है? डेटाबेस हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब हम डीबीएमएस लाभ क्या हो गए कि पहला तो हम डेटा के अंदर किसी भी तरह की कोई रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी नहीं होती है। दूसरा, हम डेटा को साझा कर सकते हैं और किसके साथ कितना साझा करना है, हम उसको हर एक यूजर के लिए, हर एक यूजर को अलग अलग अधिकार दे सकते हैं। तीसरा होगा हमारा डेटा कंसिस्टेंसी, मतलब डेटा की स्थिरता। डेटा देखो, जब डेटा की रिडंडेंसी नहीं होगी, डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, डेटा ऑटोमेटिक स्थिर होगा। जब हम डेटा को एक बार ही स्टोर करेंगे तो डेटा भी हमको सही सही प्राप्त होगा। हमको डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा में अपडेट करने के लिए कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो डेटा रिडंडेंसी को नियंत्रित करके डेटा की स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता है। ये चीज मैंने आपको कल भी समझाई थी, किस प्रकार हम डेटा कंसिस्टेंसी को प्राप्त करते हैं। मतलब कि डेटाबेस में एक ही प्रकार के डेटा को बार बार इन जमा होने से रोका जा सकता है, मतलब कि डुप्लीकेसी को रोक सकते हैं। अगर डेटा को हम एक बार स्टोर कर रहे हैं, अगर हम डेटा को अलग अलग जगह पर बार बार स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो हमको डेटा की जो इनएक्यूरेसी होती है उसको हम रोक सकते हैं। मतलब जब डेटा एक जगह स्टोर होगा तो हम डेटा को एक जगह से हैंडल करेंगे, उसको हमको अलग अलग फाइल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग फाइल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो अपडेट करने में, इंसर्ट करने में, कुछ चेंजेस करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारा डेटा कैसा रहता है? हमारा डेटा स्थिर बना रहता है, हमारा डेटा कंसिस्टेंट। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, डेटा का एकीकरण। मतलब डीबीएमएस में डेटाबेस में डेटा टेबल्स के रूप में संग्रहित होता है। किसमें होता है? टेबल्स के रूप में। आपने एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के अंदर चीज देखी है, यानी किस प्रकार टेबल्स को बनाया था और टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर किया था। एक डेटाबेस में एक से अधिक टेबल्स होते हैं और तालिकाओं के बीच में रिलेशन को बनाया जा सकता है। इससे डेटा को पुनः प्राप्त करना और अपडेट करना आसान हो जाता है। स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग टेबल्स को बनाओगे और बाद में उन सभी टेबल्स के मध्य में एक रिलेशन स्थापित करोगे और जिससे आप उन सभी टेबल्स को मिला करके अपनी एक डिजायर इंफॉर्मेशन, इच्छित जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। अगला है डेटा सिक्योरिटी। डीबीएमएस में डेटा पूरी तरह से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्टूडेंट, डीबीएमएस के अंदर डीबीए ही डेटाबेस का सर्वा होता है। वही ये निर्धारित करता है कि किस यूजर को कितनी परमिशन देनी है, किस यूजर को डेटाबेस का कितना भाग एक्सेस करने के लिए हमको देना है। अब वही डेटाबेस के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध और कई तरह की बाधाओं को लगाता है अलग अलग यूजर्स के लिए। अब ये यूजर्स के उपयोग के अनुसार उसको डेटाबेस की एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो डेटाबेस के अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। डीबीएमएस में डेटा को पूरी तरह से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये सुनिश्चित करता है कि किस यूजर को कितना डेटाबेस के कितने हिस्से पर एक्सेस देना है या नहीं देना है। मतलब कि यूजर की कितनी जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से ही उसको डेटाबेस के ऊपर डेटाबेस के किस हिस्से पर कितना एक्सेस देना है या नहीं देना। फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? फाइल सिस्टम जैसे हमें कल बताया मैंने, यूजर को कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी यूजर आया वो पूरी की पूरी फाइल को एक्सेस कर सकता था, लेकिन डेटाबेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम यूजर के लिए उसका रोल डिसाइड कर सकते हैं कि तुझे, मतलब यूजर को, पर्टिकुलर यूजर को डेटाबेस के अंदर से कितनी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए देनी है। इससे डेटाबेस की सिक्योरिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला है रिकवरी प्रोसीजर्स। अब स्टूडेंट, हमारा डेटा हमारा लॉस्ट हो जाए तो उसको हम किस प्रकार से रिकवर करेंगे? कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए संभव है कि किसी भी कंप्यूटर में कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाए। ऐसे में यह बहुत जरूरी है
कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसमें रखे डेटाबेस को हम रिकवर कर पाए। डीबीएमएस में यह काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। स्टूडेंट, रिकवरी प्रोसीजर, अगर जैसा कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि डेटाबेस के अंदर डेटा कहाँ होता है, हमारे एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। अब स्टूडेंट, अब कंप्यूटर सिस्टम का एक मशीन ही तो है, अगर ये कुछ खराबी आ जाए इसके अंदर, कोई भी रीजन की वजह से कुछ भी हो जाए, हमारा डेटा लॉस्ट हो जाए, तो हमारे पास ऐसी तकनीक होनी चाहिए जिससे हम आसानी से रिकवरी कर सकें। तो डेटाबेस के अंदर हम डेटाबेस को बहुत आसानी से रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट डेटाबेस से क्या हो गए हमारे लाभ। अब हम देखते हैं डेटाबेस की हानि क्या है। वैसे लाभ तो इसके डेटाबेस के कई सारे हैं, लेकिन जब लाभ बहुत ज्यादा होते हैं तो उसकी कुछ हानि भी होती है। तो हम बात करते हैं डेटाबेस की हानियों के बारे में। पहली हानि हो जाएगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब हम डेटाबेस बनाते हैं तो कहते हैं ना कि अच्छी चीज बहुत महंगी होती है, तो डेटाबेस एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको एक बार विकसित करने का जो खर्च होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, डेटाबेस को बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के बाद डीबीएमएस के द्वारा उसको हैंडल करने के लिए इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन उसको पे नहीं कर सकती है। तो डेटाबेस हमेशा इसलिए हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बनाते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डेटाबेस की कॉस्ट को हैंडल नहीं कर सकती। तो डेटाबेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की लागत ज्यादा आ सकती है, इसमें काफी रुपए खर्च हो सकते हैं। तो पहली इसकी डेटाबेस डीबीएम में हानि क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होता। अगला है एफर्ट टू ट्रांसफर डेटा। अब स्टूडेंट, अब जब डेटा को हमको इधर से उधर ट्रांसफर करना होता है, उसको साझा करना होता है, तो इसमें कई सारी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो काम थोड़ा एक बार तो डेटा को ट्रांसफर करने का जो थोड़ा ये काम है थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो मौजूदा सिस्टम में डेटाबेस में से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इससे बहुत अधिक समय भी लगता है। मतलब कि इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस तकनीक को डेवलप करने में, उस तकनीक को विकसित करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है और कई सारे इसमें प्रोग्रामर्स भी शामिल होते हैं। तो डेटा को ट्रांसफर करने में एक बार जब तकनीक विकसित हो जाती है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले तकनीक जब तक कोई तकनीक विकसित नहीं हुई तब तक हमको डेटा ट्रांसफर करने में काफी मुश्किल साबित होती है। तो पहला दूसरा हो गया एफर्ट टू ट्रांसफर डेटा। तीसरा है रिस्क ऑफ डेटाबेस फेल। अगर डेटाबेस विफल हो जाता है, जैसे देखो इसका मतलब क्या हुआ, वैसे तो अगर डेटाबेस आपका विफल हो भी जाता है तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका डेटाबेस वापस रिकवर भी हम कर लेते हैं। लेकिन जो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है जिस दौरान आपका डेटाबेस फेल हुआ, जिस दौरान आपका सर्वर फेल हुआ, उस दौरान कंपनी के किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी स्कूल के, उसके कार्यभार पर असर पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, अगर डेटाबेस विफल हो जाता है भले ही अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए, तो संपूर्ण कंपनी पर इसका असर पड़ेगा और कंपनी पूरी तरह नुकसान उठाने पड़ सकता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दूं मैं रेलवे का ही, तो उसमें क्या होगा, बाई चांस रेलवे की साइड पर असर पड़ेगा, रेलवे की साइड पर लोड ज्यादा हो गया, ऐसे रेलवे की साइड का सर्वर फेल हो गया, तो क्या होता है, हम उस शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी ट्रेन बुक नहीं कर पाते, हम कोई भी काम उसमें नहीं कर पाते, जिससे हमें अननेसेसरी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये स्टूडेंट, ये कुछ डीबीएमएस की हमारी खामियां होती है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने आपको डीबीएमएस के बारे में, इसके परिचय के बारे में, कुछ बहुत ही इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। कल हम पढ़ेंगे डेटाबेस के आर्किटेक्चर के बारे में। स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।